Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. सिंगापुर जाने का प्लान कर रहे हैं विद फैमिली, विद फ्रेंड्स और मे बी अलोन. बट वीज़ा क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या करना होता है सिंगापुर जाने से पहले वो आपको नहीं पता. सो फिक्र मत कीजिए, मैं इसमें आपकी हेल्प करूँगा. क्योंकि गाइज पहले सिंगापुर जब जाते थे हम लोग तो उस टाइम वीज़ा ऑन अराइवल था. आपको जस्ट एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता था. लेकिन आज सिचुएशन बदल चुकी है. सिंगापुर इज़ वन ऑफ द लग्जरियस प्लेसेस और वहाँ पे जाने से पहले अब आपको वीज़ा लेना बहुत ज़रूरी है. सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंगापुर का वीज़ा मिलने का जो भी प्रोसेस होता है वो क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसके अलावा भी कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए वीज़ा लेने से और वीज़ा लेने के बाद सिंगापुर जाने से पहले. सो आइए गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, सिंगापुर का वीज़ा बहुत ज़रूरी है और उसको एक्वायर करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, लेकिन उतना आसान भी नहीं जितना मलेशिया में होता है. वहाँ तो सिर्फ आपको एक एमटेक फॉर्म भरना पड़ता है एंड दैट्स इट. लेकिन अब थोड़ा सा और यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस हो गई है. सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिंगापुर का वीज़ा आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते उनकी वेबसाइट पे. नहीं, आपको पहले उनके ऑथराइज एजेंट को पकड़ना पड़ेगा. प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड एजेंट्स बैठे हैं जो खुद को ऑथराइज एजेंट बोलते हैं. लेकिन अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एजेंट ऑथराइज्ड है. वेरी सिंपल, इनकी वेबसाइट पे जाइए, आप सिंगापुर की वेबसाइट पे जाइए एंड वहाँ पे आपको उनकी जो भी ऑथराइज एजेंट है उनकी लिस्ट मिल जाएगी. आपके स्टेट में, सिटी में जो भी आपको एजेंट पास दिख रहा है आप उसके पास जाइए और उसको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और वही एजेंट आपको सिंगापुर का वीज़ा लेने में आपकी हेल्प करेंगे. सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि सिंगापुर वीज़ा के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है. तो मैं आपसे अपना सिचुएशन शेयर करता हूँ. लास्ट मंथ मैं सिंगापुर गया था फैमिली के साथ. और जब आप मल्टीपल लोग जाते हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक ही बंदे को रखिए मेन एप्लीकेंट. मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने खुद को मेन एप्लीकेंट रखा था. मेरी वाइफ भी जॉब करती है, लेकिन मुझे वीज़ा एजेंट ने ही गाइड किया था कि इट्स बेटर कि एक ही बंदा एप्लीकेंट हो. तो उस केस में मैंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे. जैसे उनका एक 14A फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना होता है और उसको आपने मतलब अगर आप 4 बंदे जा रहे हैं तो 4 फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, चाहे आपका बेबी क्यों ना हो. तो बेबी को के लिए भी आपको अलग से 14A फॉर्म फिल करना होगा. तो वो 14A फॉर्म में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लगती है, आपका नाम, आपका DOB, आपके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन और आप किस फ्लाइट से जा रहे हैं और आप वहाँ पे कौन से होटल में रुकने वाले हैं. उसमें आपको उस होटल का नाम, वहाँ का एड्रेस और आपकी जो फ़्लाइट टिकट्स है उस फ्लाइट का नंबर, वो सब आपको डालना होता है और उसमें आपको अपनी फ़ोटो भी लगानी होती है. सो गाइस, फ़ोटो के बारे में बताया था मैं आपको कि वीज़ा के लिए आपको थोड़ी डिफरेंट फ़ोटो चाहिए होती है. पासपोर्ट तो चाहिए होती है, लेकिन उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो आप किसी भी फोटोग्राफर के पास जाएंगे उसको मालूम होता है. उसको आप बोल देना कि मुझे वीज़ा के लिए फ़ोटो चाहिए, तो वो आपको उस हिसाब से फ़ोटो निकाल के दे देगा. तो उसके अलावा मैंने अपने कुछ ऑफिस के डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे. जैसे ऑफिस के साइड से वो आपको NOC देते हैं कि उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि हमारा एम्प्लॉय बाहर जा रहा है इतने दिनों के लिए. उसमें आप वो पूरी टिकट्स की जर्नी की डेट्स होती हैं कि इस डेट को वो जाएगा और इस डेट को वापस आएगा. और उसके अलावा फिर मैंने अपना जो कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर है वो सबमिट किया था. मैंने अपने 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप सबमिट की थी और बैंक स्टेटमेंट मैंने पिछले 6 महीने की सबमिट की थी. गाइस, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप्स आप इसलिए सबमिट करते हैं क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बंदा वीज़ा अप्लाई कर रहा है, जो घूमने जा रहा है, उसके पास सफिशिएंट फंड है भी या नहीं. और गाइस, इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा. अपने अकाउंट में सफिशिएंट फंड रखिएगा और जो आप सैलरी स्लिप देते हैं उसमें ये शो करता है कि आपकी इनकम रेगुलर है या नहीं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सिंगापुर बहुत एक्सपेंसिव है. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ सफिशिएंट फंड इन योर अकाउंट. और वो फंड ऐसा भी ना हो कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे 2 दिन पहले का आपने फ़ंड उसमें रखा हो. कम से कम 15-20 दिन का गैप होना चाहिए. 15-20 दिन तक वो फंड आपके अकाउंट में रहना चाहिए. उसके बाद कुछ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि मतलब वो भी आपको एक फॉर्म देंगे. और गाइज, इसके बाद आपको अपनी फैमिली, अगर आप, जैसे मैं गया था, मैं अपनी वाइफ के साथ गया था, तो मैं अपनी वाइफ का मैंने फॉर्म भरा था अलग से. मैंने अपने आप को मेन एप्लीकेंट रखा था. उस केस में क्या होता है कि जो भी मेन इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो चाहे फाइनेंशियल्स के होते हैं, वो मेन एप्लीकेंट को ही सबमिट करने होते हैं. अगर मैं अपने आप को ही मेन एप्लीकेंट कर देता, वाइफ को सेपरेट कर देता था, तो सबको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं. सो और समटाइम्स आपकी वेरिफिकेशन भी होती है. जस्ट इन केस अगर वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है या कहीं पे उनको थोड़ा सा डाउट होता है, तो आपको फ़ोन कॉल भी करते हैं और आपको वीडियो कॉल भी आ सकती है. मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था बिकॉज मेरे सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही थे. तो अपना मैंने आपको बताया कि जो मेरी सैलरी स्लिप थी वो सब मैंने वीज़ा फॉर्म फिल किया और मैंने अपनी फ़्लाइट की जो टिकट्स है वो भी लगाई. सो गाइज, मैंने तो फ्लाइट टिकट बाय की.
मैंने ऑलरेडी 2 महीने पहले का प्लान बना के रखा हुआ था, होटल की टिकट्स ही मैंने बाय करके रखी थी। सो इट्स ऑलवेज गुड कि अगर आप फ्लाइट की टिकट्स बाय करके रख लें। कुछ समटाइम्स क्या होता है, वीज़ा ऑफिसर आपको बोलते जो वीज़ा एजेंट्स होते हैं वो आपको बोल देते हैं कि आप डमी टिकट्स ले लो, तो उसका भी कोई इशू नहीं है, आप ले सकते हो। लेकिन इशू इसमें ये कि अगर आप जा ही रहे हो और तो बाद में टिकट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाद में टिकट लेंगे आप, टिकट बहुत महंगी हो जाएगी। सो इट्स बेटर कि अगर आपका प्लान बना ही हुआ है तो आप टिकट्स बाय करके रख लें। और होटल्स आप बुक कर सकते हैं विद ज़ीरो बुकिंग, वो आप दिखा सकते हो उसमें। तो मैंने भी यही किया था, मैंने फ़्लाइट टिकट्स बाय कर ली थी, होटल मैंने बुक किया था विद ज़ीरो बुकिंग वाले ऑप्शन से। और इसके अलावा जो मेरा आधार कार्ड था, मेरी वाइफ का आधार कार्ड था, जो पासपोर्ट था, जो मेरी बेटी का आधार कार्ड पासपोर्ट था, वो मैंने वहाँ पे सबमिट किया फाइल में। और अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो मेक श्योर कि आप उसके स्कूल का आईडी कार्ड भी रख लें। मेरे केस में मैं आईडी कार्ड भूल गया था, तो मुझे वापस घर जाना पड़ा और वहाँ से मुझे आईडी कार्ड की फ़ोटो खींच के उनको भेजनी पड़ी। सो गाइस, अगर मैं वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की बात करूँ तो वैसे तो ये 2 से 5 दिन का होता है प्रोसेस वीज़ा का। मैं आपको इस गाइड करूँगा कि अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग अप्लाई करें, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो शायद सेकेंड हाफ में वीज़ा भेजेंगे और नेक्स्ट डे तक आपका वीज़ा आ जाएगा। मेरे केस में 1 दिन एक्स्ट्रा लगा था। मैंने जैसे मंडे को वीज़ा अप्लाई किया तो मेरा बुधवार को वीज़ा ईजिली आ गया था। मुझे एजेंट की तरफ से मैसेज आ गया कि सर मीन योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। सो लेकिन ये है कि आप टाइम से वीज़ा अप्लाई करें और ध्यान में रखिएगा कि जब आपकी जर्नी होगी उससे 30 डेज़ के बीच में ही आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो जैसे कि अगर आप जा रहे हैं 1 को जा रहे हैं या फिर आप 30 तारीख को जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि आप 1 से ही वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू करें, सो दैट कि बीच में कोई ऑब्जेक्शन भी आती है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम हो आपके हाथ में उस चीज़ों को फुलफिल करने के लिए एंड सक्सेसफुली वीज़ा एक्वायर करने के लिए। सो गाइस, जैसे आपको वीज़ा मिल जाता है वहाँ पे आपका काम ख़त्म नहीं होता। उसके बाद एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं सिंगापुर डिजिटल अराइवल कार्ड, जो आपने फिल करना होता है अपनी जर्नी से आई थिंक 48 आवर्स के बीच में या 72 आवर्स के बीच में। बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है और उसमें कुछ नहीं होता, आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, आपके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी जर्नी की डिटेल्स आपको डालनी होती है। और अगर आपके साथ और भी लोग जा रहे हैं तो आपको अलग से वो फिल नहीं करना फॉर्म, सेम फॉर्म में आप नीचे को जो ऐड पर्सन होता है उसको आप ऐड करके बाकी पैसेंजर्स की डिटेल डाल सकते हो। 5 मिनट का फॉर्म होता है, 5 मिनट का प्रोसेस होता है इस फॉर्म को फिल करने का, और उसको फिल कीजिए। वो फिल जब आपका हो जाएगा तो वो इंस्टेंट अप्रूवल होता है वो, और उसमें बस ये चेक होता है कि आपकी हेल्थ ठीक है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है। और बट ध्यान रखें कि आप उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन डालें वो बिल्कुल एक्यूरेट डालें, कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना डालें। तो जब आपका फॉर्म वो फिल हो जाएगा उसके बाद आप उसे सबमिट करेंगे। सबमिशन के बाद वो आपको फाइनल अप्रूवल के लिए बोलेगा। वंस यू अप्रूव इट देन वो आपकी स्क्रीन पे फॉर्म पूरा सक्सेसफुली दिख जाएगा कि दैट यू हैव रिसीव दैट डिजिटल अराइवल कार्ड। गाइस, ध्यान रखिएगा जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखिएगा, जैसे कि सिंगापुर अराइवल कार्ड, आपका वीज़ा, पासपोर्ट तो आपके पास ऑलरेडी होगा, अपने पास आधार कार्ड रखना मत भूलिएगा। और इसके अलावा जो आपके पास फ़्लाइट टिकट्स हैं उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखिएगा, और आपने जो होटल बुक किया है उसकी फ़ोटोकॉपी भी रखिएगा। और कोई नहीं पूछता लेकिन बैंक स्टेटमेंट जो है उसकी फ़ोटोकॉपी भी रखिएगा, बिकॉज मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ इन चीज़ों के लिए। यू नेवर नो कि वीज़ा ऑफिसर आपसे क्या सवाल पूछ ले वहाँ पे, तो इन सब की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी रखना मत भूलिएगा। और गाइज, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जब आप सिंगापुर पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको हार्डली कोई बंदे होंगे, लेकिन जो उनका जो वीज़ा का जो प्रोसेस है इमिग्रेशन का, वो बहुत ही ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो वहाँ पे ऑटोमेटिक इमिग्रेशन होता है। आपको अपना जो पासपोर्ट है वो आप पे लगाना होता है, और उसके बाद आपको अपने हैंड प्रिंट्स करने होते हैं। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी डिटेल्स, वो सामने एक वीज़ा ऑफिसर होगा, उसके टैब पे सिस्टम पे आ जाएगी, और वो सिर्फ उस पर बटन दबाएगा अप्रूवल का और आपका गेट खुल जाएगा एंड योर इमिग्रेशन विल बी डन। सो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है सिंगापुर में। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल आता है या कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेश्चंस। सो गाइज, प्लीज़ डू लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। और अगली वीडियो तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, and stay with your friends and family. Bye, take care.